आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपकी नज़र डालते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि G20 की बैठक में आए मेहमानों को कैसे भारतीय परंपराओं के अनुसार गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा भारत मंडपम पहुंचे राष्ट्राध्यक्षों की अगुवाई में नतमस्तक है पूरा देश। गरिमा एवं संस्कार को दिखाने का मौका मिला। यदि आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर अंत में एक अच्छा सा कमेंट लिखें। भारत सबका साथ सबका विकास चाहता है। वसुधैव कुटुंबकम। जय भारत, जय G21, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। वहां पर मौजूद है और G20 बैठक में अब साझा घोषणा पत्र आएगा। जिस डिक्लेरेशन की हम लगातार चर्चा कर रहे थे, उस डिक्लेरेशन को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है कि G20 बैठक में अब डिक्लेरेशन है वो आएगा, यानी जो साझा सहमति बनी है उसको लेकर एक डॉक्यूमेंट कहा जाता है, साझा घोषणा पत्र वो आएगा। आरती टिक्कू जी भी मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में बनी हुई है। ये एक बड़ी खबर है और मुझे लगता है कि ये G20 की मेहमान नवाजी जो भारत कर रहा है उसके लिए भी एक बड़ी खबर है। आरती जी मैं आऊंगी आपके पास। विशाल पांडे का मैं पहले रुक करूंगी। विशाल, ये बड़ी खबर मिल रही है कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन आ सकता है, यानी साझा घोषणा पत्र। शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। आरती जी, यही सवाल मेरा आपसे है। वैसे तो उम्मीद थी कि ये घोषणा पत्र कल आएगा और अगर ये आज ही आ रहा है तो ये संकेत दिखाता है कि एक यूनानिमिटी आ गई है, कंसेंसस आ गया है कि जॉइंट स्टेटमेंट में जो भी जाएगा वो सबकी सहमति से जाएगा। और मुझे लग रहा है जहां तक घोषणा पत्र के कंटेंट्स है उसमें रशिया यूक्रेन के बारे में जरूर बात होगी और कहीं ना कहीं ये भी होगा रिकंसिलिएशन, जो इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्टेटमेंट में ऑलरेडी कहा है कि ट्रस्ट डेफिसिट जो वॉर की वजह से पैदा हुआ है हम उसको ब्रिज करना चाहते हैं, हम उसको कम करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक पीस की बात कहीं ना कहीं होगी। तो देखिए एक और तस्वीर आ गई है द्विपक्षीय बातचीत की। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेताओं से मिलने का सिलसिला जारी है। ये जापान के राष्ट्राध्यक्ष इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए आपसे कुछ दिन पहले ऋषि सुनक की तस्वीर आई थी और अब ये जापान के राष्ट्राध्यक्ष। मैं विशाल पांडे का रुख कर लेती हूँ। विशाल, एक के बाद एक लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बातचीत जारी है और अब इस समय जापान के राष्ट्राध्यक्ष के साथ ये बैठक चल रही है। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत इस समय चल रही है। मैं मुनी साहब आपका रुख करना चाहूंगी और जिस तरीके से चाइना की विस्तारवादी नीति रही है, लगातार अपने पड़ोसियों के साथ उसके संबंध खराब रहे हैं और इस समय जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ ये जो द्विपक्षीय बातचीत चल रही है इसको कैसे समझना चाहिए चाइना के परिप्रेक्ष्य में? देखिए चाइना के परिप्रेक्ष्य में भी देखिए उसको, लेकिन पिछले 10 वर्षों में भारत और जापान की दोस्ती और उनके संपर्क आपस में रिश्ते आपस में बहुत बड़े हैं और वो रिश्ते डिफरेंट डायमेंशंस के हैं। उसमें स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट भी है, उसमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है और दोनों देशों का हाथ मिलाकर तीसरे देशों में जाकर डेवलपमेंट को लेकर भी और सिक्योरिटी को लेकर भी काम करने की बात भी है। तो सारे एशिया में और इसके पीछे जैसा आपने कहा कि चीन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि चीन ने अपने आप को अपने सभी पड़ोसियों को तंग करना शुरू किया और खास तौर से टेरिटोरियल मामलों में जो सीमा का मामला है उसमें जापान से भी उन्होंने पंगा लिया और हमसे तो पंगा ले ही रहे हैं 1962 से लेकर 1960 से लेकर। तो चीन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके साथ ही साथ एशिया को ढालने में, एशिया को एक नया रूप देने में भी भारत और जापान की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण कदम रखती है और वही बातें सारी मुझे लगता है कि द्विपक्षीय बातचीत में होकर सामने आएगी कि किस तरह से और हम अपने आपसी सहयोग को और अपने आपसी सहयोग को तीसरे देशों में बढ़ा सकते हैं।
बिल्कुल ठीक है। और विशाल पांडे जी न्यूज संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, जापान के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात हमें दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री है इस समय फूमियो किशिदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और उधर दूसरी तस्वीर हम ऋषि सुनक की भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तो एक के बाद एक प्रधानमंत्री की, जिसे कहा जाए कि एकदम बुलेट ट्रेन की तरह ये बैठकें चल रही है। बहुत लंबा चौड़ा ये पूरा कार्यक्रम है आज। देखिए शोभना जी, आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, बुलेट ट्रेन, क्योंकि जापान और भारत के आपसी सहयोग से जल्द ही मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन चलाने पर जो काम चल रहा है वो पूरा होगा, और उसमें जापान का सहयोग सबसे ज्यादा है। जापान के प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब द्विपक्षीय वार्ता हुई तो इसमें जापान की बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है उस पर भी चर्चा हुई होगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप फ्रेंडशिप है भारत और जापान के बीच में। 1952 से ही राजनयिक संबंध दोनों देशों के बीच में है, और खासतौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर दोनों के विचार एक है कि खुला और मुक्त ये पूरा क्षेत्र हो, इंडो पैसिफिक। और प्रधानमंत्री मोदी का जापान के साथ बहुत ही करीबी रिश्ता रहा है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे उस वक्त भी उन्होंने जापान का दौरा किया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो कई बार जापान जा चुके हैं। क्वाड के साइडलाइन में उनकी कई बैठकें हो चुकी हैं जापान के कई प्रधानमंत्रियों के साथ में। और हमने ये देखा था कि सितंबर 2022 में जब शिंजो आबे का अंतिम संस्कार था तो उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। उस दौरान भी जापान के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी। हाल में हिरोशिमा में जब G7 का समिट चल रहा था, जापान के प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे, वहां भी मुलाकात हुई थी। भारत और जापान के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जापान बने रहिए। और अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुनवा दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज G20 समिट में किस तरीके से अपनी बात रखी और किन मुद्दों पर उन्होंने एम्फेसिस किया। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदले। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है, और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवं लोकसा हित मुखेति अथ इयं नातिसु हेवं, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। तो प्रधानमंत्री है और दूसरे सत्र का नाम है वन फैमिली। पहले सत्र का नाम वन अर्थ था और अब दूसरा जो सत्र शुरू होने जा रहा है उसकी थीम है वन फैमिली।
थोड़ी देर में ये सत्र शुरू होने वाला है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी अब इस सत्र का हिस्सा होंगे, जो अब से कुछ देर पहले एफएस पालन पर जिनका विमान लैंड किया था और एयरपोर्ट से वो सीधे पहुंचे थे भारत मंडपम। और अब जो दूसरा सेशन है वो शुरू होगा अब से कुछ ही देर बाद, और उसकी थीम है वन फैमिली। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बड़े देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की है। ऋषि सुनक जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ ये बातचीत हुई है, और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत हुई है। तो थोड़ी देर में दूसरा सत्र शुरू हो जाएगा। विशाल का मैं रुक कर लेती हूँ। विशाल, दूसरा सत्र जो है वो है थीम उसकी वन फैमिली। बिल्कुल, देखिए जो दूसरा सत्र अब से थोड़ी देर बाद ये शुरू होने वाला है। 3:30 बजे दूसरे सत्र की शुरुआत होगी और इसका थीम है वन फैमिली। और इस दौरान भी जो G20 के राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हुए हैं या उनके प्रतिनिधि जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनकी एक बार फिर से मुलाकात होगी। थोड़ी देर पहले जब वन अर्थ की मीटिंग हुई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था कि कैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई थी, रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर तमाम अन्य क्षेत्र में, क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा रहता है। आर्थिक एक ये मंच है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जिस पर तमाम देश अपनी चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। सामूहिक तौर पर इन चुनौतियों से आगे बढ़ने पर मंथन किया जाता है, उस पर विचार किया जाता है, और जब ये इस बैठक की समाप्ति होती है, उस पर एक अंतिम एक साझा बयान, एक घोषणा पत्र यहाँ पर जारी किया जाता है। अब से थोड़ी देर बाद, लगभग 10 से 15 मिनट बाद, ये दूसरे सत्र की मीटिंग शुरू होगी और ये मीटिंग लगभग 1.25 घंटे या 1.5 घंटे तक चल सकती है। और उसके बाद फिर कुछ नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी। और बिल्कुल ठीक है, मैं मुनी साहब का रुख करना चाहूंगी। मुनी साहब, पहला सत्र सफलतापूर्वक खत्म हुआ है और पहले सत्र और दूसरे सत्र के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बड़े देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी कर ली है, जिसको कहा जाए कि बिल्कुल रफ्तार के साथ ये बैठकों का दौर इस समय जारी है भारत मंडपम में। और दूसरा सत्र जो है उसकी थीम है वन फैमिली, यानी वन अर्थ वन फैमिली। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दूसरे सत्र में किस तरह की का संदेश देने की कोशिश करेंगे? देखिए, कोशिश ये होगी कि हम सबको साथ में काम करनी चाहिए। ये वासुदेव कुटुंबकम की जो बात है, वो कुटुंबकम का हिस्सा है। ये वासुदेव हो चुका है, कुटुंबकम की बात अब होगी। और उसमें एक प्रयास यही किया जाएगा कि जो परिवार में आपस में तनाव होता है, आपस में एक दूसरे का विरोध होता है या एक दूसरे से राय एक जैसी नहीं होती है, उसको ठीक किया जाए और उसको इकट्ठा लाकर आपस में सभी एक आवाज से बोले, एकजुट से काम करें। यही उसमें कोशिश होगी। हालांकि देखिए, मैं अभी एकेडमिक डिस्कशन नहीं है, मैं समझता हूँ कि दुनिया फैमिली है नहीं। जिस तरह के तनाव आए हुए हैं, जैसे हम देख रहे हैं, यूक्रेन का वॉर ही नहीं है, सिर्फ अमेरिका और चीन के आपस की प्रतिस्पर्धा भी जो है, और जिसने सारे एशिया को बांट रखा है इधर उधर, कौन किसका समर्थन करेगा, ये कोई अच्छे परिवार के लक्षण नहीं है। तो इस तरह के परिवार को जोड़ना, इस तरह के परिवार को बांधना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और देखें वो चुनौती किस तरह से भारत और दूसरे देश उसको पूरा करते हैं, उसका सामना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो चुनौती है, ये मैं आऊंगी, इस चुनौती पे भी मैं बात करूंगी और आरती जी आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस समय द्विपक्षीय बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहुंचे थे, और वो ये उसी समय की तस्वीरें हैं। मैं चाहती हूँ कि और जो बाकी तस्वीरें वो भी दिखाई जाए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऋषि सुनक एक दूसरे के साथ स्पर्धा चल रही है। चीन जो है उसकी विस्तारवादी नीति है, वो अपने हिसाब से ही आगे बढ़ता है, अपनी रफ्तार से, अपनी चाल से आगे बढ़ता है, चाहे वो किसी को पसंद आए या ना पसंद आए। तो ये जो प्रतिस्पर्धा दुनिया के तमाम बड़े देशों के बीच मच गई है, क्या आपको इससे नहीं लगता कि इसका नुकसान, इसका खामियाजा सभी छोटे देशों को भी भुगतना पड़ रहा है, और चुनौती सबसे ज्यादा विकासशील देशों के लिए, जिसमें भारत एक बड़ा नाम है? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट जो अभी तक आई, बहुत ही केयरफुली जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, ट्रस्ट डेफिसिट की बात की और वॉर की बात की, तो उससे ये हमें समझ आता है कि प्रधानमंत्री चिंतित है कि यूक्रेन वॉर से काफ़ी सारे अफ्रीकन नेशंस फॉर एग्जांपल, उनको बहुत ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ा, चूँकि ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन हुई पूरी दुनिया में, लेकिन अफ्रीका को सबसे ज़्यादा उसका भुगतान करना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन और रशिया सबसे ज़्यादा वीक एक्सा ने भी उसी तरह से एक्सप्लॉइट किया अफ्रीका को, जिस तरह से ब्रिटेन कभी करता था और बाद में अमेरिका करता रहा है।
और वो आज की डेट में और मुद्दा जो अभी एजेंडा जो है दूसरे सत्र का, उसमें यही बात होगी कि विकासशील मैं एक बार आती जी आपको रोकूंगी और ये द्विपक्षीय बातचीत जिसका हम सुबह से जिक्र कर रहे थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बातचीत दिखाई दे रही है हमें इस समय तस्वीरों में। हालांकि हमें ऑडियो तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं। ऋषि सुनक के साथ बहुत आत्मीयता से आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री इस समय हाथ मिलाते हुए बातचीत करते हुए, द्विपक्षीय ये बातचीत है। आरती टिक्कू जी, ब्रिटेन के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मेज पर हैं, एक द्विपक्षीय बातचीत इस समय ये तस्वीर हमें मिल रही है, आपको क्या लग रहा है? चर्चा किस बात जो है सबसे बड़ा मुद्दा होगा इस बातचीत में? देखिए, पहले तो ये कि ऋषि सुनक के साथ जो प्राइम मिनिस्टर का पुत्र से या किसी अपने करीबी से मिलता है, बल्कि बड़ा व्यक्ति वरिष्ठ जो है जब वो अपने से जूनियर से मिलता है तो जो पीठ थपथपाता है वेल डन वाली बॉडी लैंग्वेज में, उस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऋषि सुनक मिले हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो मुलाकात हुई है, ऋषि सुनक पहली बार भारत दौरे पर आए हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद, और आज इस मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर किन मुद्दों पर बातचीत हुई इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन हमें जो जानकारी मिली कि दोनों देशों के बीच जो व्यापार का समझौता है उसको लेकर भी बातचीत हुई हो सकती है, और साथ ही जो सुरक्षा का सहयोग है, रक्षा के क्षेत्र में सहयोग है, उन मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई हो सकती है। और इससे पहले आपको पता होगा, ऋषि सुनक जब भारत के लिए रवाना हो रहे थे, उन्होंने साफ कहा था कि खालिस्तान के जो तत्व हैं उनके खिलाफ ब्रिटेन में कार्रवाई लगातार जारी है और वो ऐसे तत्वों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो साफ तौर पे, क्योंकि भारत हर बार जो खालिस्तान का मुद्दा रहा है उसको उठाता रहा है, अपने जो अधिकारी हैं मिशन, और ये नई तस्वीरें भी हमें दिखने लगी है वर्ल्ड लीडर्स की। संगठन हेड जो है, मुझे लगता है आरती टिक्कू जी, ये तस्वीरें आप देखिए, वर्ल्ड बैंक के अजय बग्गा जी खड़े हुए हैं, अफ्रीकन यूनियन के हेड खड़े हुए हैं, जो अभी आज ही उनको इस G20 में शामिल किया गया है, जो बाइडेन है। और ये इस फोटो को हम कैसे समझे, ये जो पिक्चर अपॉर्चुनिटी है? देखिए, क्लियरली एक तो ये दिख रहा है हमें कि जो प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक मैं कहूँगी कि अफ्रीकन यूनियन को जगह देना G20 में, और अब से G20 नहीं G21 है। तो एक तो अफ्रीका को जो हम अफ्रीका के 50 से 55 देश अब इस मंच का हिस्सा होंगे। ये जो 55 देश है, इनकी इकोनॉमी जब अफ्रीकन यूनियन पूरा लेते हैं तो एक ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, मैं एक बार SG मुनी साहब का भी रुख कर लेती हूँ, आरती जी वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनी साहब, जब अफ्रीकन यूनियन अब इस G20 मंच का हिस्सा होगा, जो आज इतिहास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में या ये भारत की अध्यक्षता में G20 बैठक में स्थायी सदस्यता अफ्रीकन यूनियन को मिली है, मुझे लगता है ये एक माइलस्टोन साबित होगा आने वाले समय में। देखिए, ये फैसला ऐसा है जो मैं समझता हूँ आज से 10 वर्ष पहले लिया जाना चाहिए था। जब G20 बना था तो उसमें यूरोपियन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के लिए बनाकर शामिल किया गया था। उसका क्या तर्क था वहां पर? जब G7 सारे के सारे G20 में थे तो यूरोपियन यूनियन को अलग से जोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं थी, जबकि बाद में अफ्रीका से सिर्फ एक देश साउथ अफ्रीका इसका मेंबर था, और इसलिए जरूरी था कि इतने बड़े कॉन्टिनेंट को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल सही फैसला है, और उसके साथ साथ ये भी बात समझनी चाहिए कि अफ्रीका में एक तरह की प्रतिस्पर्धा भी शुरू हो गई है, खास तौर से चीन के फैलाव के कारण, और इसीलिए दूसरे देश भी ये चाहते हैं कि चीन के फैलाव को कहीं न कहीं संतुलित रखा जाए। भारत उस तरफ भी आगे बढ़ेगा, दूसरे देश भी उस तरफ आगे बढ़ेंगे, और इसीलिए भी अफ्रीकन यूनियन को जोड़ना बहुत जरूरी है। तीसरा कारण ये है कि अफ्रीकन यूनियन के बिना जो ग्लोबल साउथ की हम बात करते हैं वो अधूरी रहेगी, और इसीलिए अब अफ्रीकन यूनियन के आ जाने से ग्लोबल साउथ ज्यादा सार्थक होगा, क्योंकि आसियान भी शामिल है, उधर यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच
साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। बैठक की समाप्ति होती है, उस पर एक अंतिम एक साझा बयान, एक घोषणा पत्र यहाँ पर जारी किया जाता है। आपसे थोड़ी देर बाद लगभग विपक्षी मुलाकात होगी और फिर आज शोभना जी रात 8 बजे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से जो G20 के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं, जो उनके प्रतिनिधि पहुंचे हैं कुछ देशों के, उनके सम्मान में एक डिनर का आयोजन किया जा रहा है जिसमें भारत सरकार के मंत्री भी शामिल होंगे।